हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट के सब टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ग्लोबल वार्मिंग का ओजोन लेयर पर क्या असर होता है ये भी हम जानेंगे। ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। साथ के साथ हम जो वेस्ट डिस्पोजेबल की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम आवर इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर है इसके सब टॉपिक्स को अच्छी तरह समझें। और इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा। वहाँ से आप फॉलो करके आवर इन्वायरमेंट की प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। सो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर ओजोन लेयर की। तो आवर इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर है उसका टॉपिक है ओजोन लेयर। तो ओजोन पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ओजोन होता क्या है। ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन while it is a deadly poison at the ground level, it plays a significant role at higher level of the atmosphere. The ozone layer acts as the shield and protective blanket, protects the Earth's surface from the harmful ultraviolet radiation of the sun. तो ओज़ोन क्या होता है? एक्चुअली ओज़ोन क्या होता है? ओज़ोन होता है हमारे ऑक्सीजन के एटम जो O2 होता है, एक मॉलिक्यूल के हमें अंदर पता है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो ओज़ोन क्या होता है कि ओज़ोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ओज़ोन का फार्मूला होता है, हम अगर उसे रिप्रेजेंट करें फार्मूला में तो हम उसे O3 बोलेंगे। O3 मीन्स ओज़ोन। ये एक काइंड का ओज़ोन लेयर हमारे जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये हमारी अर्थ का ब्लैंक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। यानी कि ये चारों तरफ से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जो सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनसे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो जीवन है, लाइफ प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहती है। ओजोन लेयर एक्ट एज अ शील्ड और प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो अभी तक आपको समझ में आया है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर से ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तो वहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट पर्पस। ओजोन का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। द रेडिएशंस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर creatures, organisms. For example, it linked to skin cancer in humans. Ozone is byproduct of UV light action of O2. Higher intensity of UV rays disintegrated some molecules of O2 into free oxygen. These atoms can combine with the molecular oxygen and form ozone as shown. अब इसको अगर हम क्लियरली डिस्कस करें तो ये कह रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। जो ओजोन लेयर होती है, हमें पता है अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, ये ओजोन लेयर उससे बचाती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को। क्या होगा अगर ये ओजोन लेयर के हार्मफुल रेडिएशंस अगर हमारी अर्थ पर आ जाएं? अगर ये हार्मफुल रेडिएशंस हमारी अर्थ पर आ गई तो ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम जैसे ह्यूमंस हैं, तो इसके लिए हार्मफुल होंगी। कैसे हार्मफुल होंगी? ये एजिंग बढ़ाएगी हमारी। उसके अलावा
हमारी स्किन कैंसर, आइज़ कैंसर, कैटरैक्ट ऐसे डिजीज़ का कारण बन सकती है। पर ओज़ोन बनती कैसे है? ओज़ोन क्या होता है कि ओज़ोन ऑक्सीजन का ही पार्ट होता है। अब कैसे होता है इसको हम समझेंगे। अब हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ जो हमारे तो ओज़ोन क्या होता है? ओज़ोन होता है ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट होता है। हमें पता है कि O2 के अंदर हमारे दो, अगर हम O2 की बात करें तो O2 के अंदर क्या होता है, हमारे दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। और जब सन की अल्ट्रावायलेट रेजेस पड़ती हैं तो क्या होता है, इन दोनों की बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं ऑक्सीजन के। और इन सब के ऊपर क्या होता है, चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हमारी ट्रोपोस्फीयर की O2 के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, ये मिला के O3 बना देता है, और ये O3 ही हमारी ओज़ोन होती है। तो हम कह सकते हैं O2 के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब एडअप हो जाता है तो हमारी O3 बनती है। और इसको हम इस रिएक्शन के हिसाब से भी समझेंगे, जैसे जो इन्होंने जो रिएक्शन दे रखी है इसके हिसाब से भी समझेंगे। जब O2 के साथ जब UV जुड़ती है, जैसे ये O2 वाली लाइन दे रखी है, जब ये UV की प्रेजेंट में होगी तब ये क्या होगा, O2 हमारी ब्रेक होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के O2 के साथ मिलता है तो क्या O3 बना देता है, ये O3 हमारी ओज़ोन होती है। तो ओज़ोन इज स्ट्रेटली फॉर्म इन stratosphere, which is the part of atmosphere which ranging from 12 किलोमीटर to 50 किलोमीटर above the sea level, यानी सी लेवल के 12 से 50 किलोमीटर के अबव ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जिसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर फॉर्मेशन का ये सिंपल डायग्राम दे रखा है। डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरत है साइंस में, क्योंकि साइंस में डायग्राम्स की वैल्यू होती है। इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उसको ये समझ में आता है कि स्टूडेंट को नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में डायग्राम्स आपकी काफ़ी मदद करते हैं, तो डायग्राम्स ज़रूर बनाइए। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि सन से जब UV रेज़ आ रही हैं तो UV रेज़ की वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होके क्या हो गया, ये फ्री एटम बना रहे हैं। फ्री एटम बनाने के बाद क्या होता है कि ये फ्री एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है, O2 के साथ मिल रहा है, तो क्या बना रहा है, ये ओज़ोन बना रहा है। इसे हम O3 भी बोलते हैं। अगर रिएक्शन के हिसाब से समझे, O2 मॉलिक्यूल UV की प्रेजेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा है, दो फ्री एटम बना रहा है, और जब भी फ्री एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो ये ओज़ोन बनाते हैं। अब ओज़ोन का हार्मफुल रेडिएशंस, ओज़ोन जो लेयर है वो UV रेडिएशन से कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, वो इस डायग्राम में दिखा रखा है। सन से जब ये सन है, तो सन से जब हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ की तरफ, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक ये ओज़ोन लेयर है, ये सारी की सारी ओज़ोन लेयर है। इस ओज़ोन लेयर से क्या होता है कि UV रेडिएशंस होते हैं वो टकरा के वापस स्पेस में चले जाते हैं, और जहाँ भी ओज़ोन लेयर काफ़ी थिन होती है वहाँ से रेडिएशंस पास होकर अर्थ में आते हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थ, हम कह सकते हैं कि अर्थ में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि धूप में हमें सनस्क्रीन या सन लोशन लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन UV के हार्मफुल रेडिएशन से बच सके। तभी मोस्टली लोग होते हैं अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं, सर को कवर करके रखते हैं, आँखों को ढक के रखते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल रेडिएशन से अपनी आँखों को, बॉडी पार्ट्स को, स्किन को बचा सकें। अगर इस डायग्राम के हिसाब से समझिए, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो हमारे अर्थ पर आ रहे हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर है ये हमारी इतनी, तो इसके अंदर ओज़ोन लेयर है। जहाँ जहाँ ओज़ोन लेयर थिन हो रही है उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर CFCs हैं, ओज़ोन डिप्लीशन हो रही है, ओज़ोन मतलब लेयर पतली हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस होते हैं वो आसानी से ओज़ोन लेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पर आके
वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो हमारे लिए ओजोन लेयर का थिक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ओजोन लेयर अगर डायरेक्टली अगर कोई भी आदमी कंज्यूम करता है तो ये काफ़ी पॉइजनस साबित हो सकती है, बट इट इज़ फ्रेंडली विद अस एज अ फार फ्रेंड। ये हमारे फार फ्रेंड की तरह काफ़ी फ्रेंडली हो सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि दूर से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट डायरेक्टली इसका असर नेगेटिव है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के क्या क्या रीज़न है, क्या रीज़न हो सकते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के? ये तो अभी तक हमने बताया कि ओजोन लेयर कैसे बनती है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन के जो सबसे मेन रीज़न है, जो मेन कारण बताया गया है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको CFC भी बोलते हैं। ये एक मेन रीज़न है हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीकेशन का। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, स्प्रेस के अंदर, एरोसोल्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स की जो गैसेस होती हैं उसके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं। इन्हें CFC भी बोलते हैं शॉर्टकट में। और ये स्प्रेस के अंदर होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, डियोज़ होते हैं, और जितने भी हम बॉडी लोशन, बॉडी स्प्रेस यूज़ करते हैं, या फिर जो भी स्प्रेज होते हैं हमारे, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, जैसे हीट हो गया, मोर्टिन्स टाइप के हो गए, इनके अंदर भी CFCs होती हैं। तो CFCs होती हैं ये ओजोन लेयर डिप्लीकेशन का मेन रीजन्स होती हैं। इसके अलावा अनरेगुलेटेड लॉन्चेस ऑफ रॉकेट्स, जो हमारे स्पेस रॉकेट्स होते हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पेस रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ये डिस्टर्ब होती है, और इसकी वजह से UV रेज होती हैं वो अर्थ में पास होती हैं, ओजोन लेयर थिन होती है। नाइट्रस कंपाउंड्स हो गए लाइक NO, N2O, NO2, ये सब भी ओजोन लेयर डिप्लीकेशन का काम करते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीकेशन का। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो सकता है रीज़न, इसको हम समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो सन्स की जो हीट आती है वो ट्रैप हो जाती है हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर्स के बिलो में, और वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर ही चारों तरफ रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस के अंदर ही बनी रहती है। अब क्या होता है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, जो साथ में हीट आ रही है, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती है, और ओजोन की फॉर्मेशंस के लिए चाहिए होती है हमें हाई हीट। तो वो हीट जब पहुंचेगी ही नहीं UV तक, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्री एटम्स हैं, वो O2 के साथ जुड़ के O3 बनाएंगे नहीं, और जब O3 बनाएंगे नहीं और ऊपर से UV रेडिएशन आ रहा है, वो कंटिन्यूसली O3 को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन का डिप्लीकेशन रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसकी फॉर्मेशन रेट होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो O3 लेयर होती है वो थिन हो जाती है। तो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीकेशन के मुख्य कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला रीज़न है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद अनरेगुलेटेड लॉन्चेस ऑफ रॉकेट्स, नाइट्रस कंपाउंड लाइक NO, N2O, NO2, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रहेगा बच्चों, ये 5 रीज़न आपको याद करने अच्छी तरीके से, और इसको पेपर में एक्सप्लेन करना है, जिससे अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, तो आप आसानी से समझा सकें। तो डिप्लीकेशन इन ओजोन लेयर इज द ozone layer is a protective blanket that surrounds the earth and absorbs the majority of sun damaging UVs or ultraviolet radiations, safeguarding the earth living creatures from the earth dangers such as skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, plant damage and so on। क्या होता है कि ओजोन लेयर की जब डिप्लीकेशन होती है तो इसका असर लिविंग क्रिएचर्स पर भी पड़ता है, लिविंग क्रिएचर्स पर असर पड़ता है। तो क्या होता है कि जो सन्स के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्थ हैज़र्ड का काम करती हैं।
जैसे उनके अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, आइज़ कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, एजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, साथ के साथ उनके स्किन पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन पर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं। द इंक्रीज यूज़ ऑफ CFC, अब क्या है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने के साथ साथ इसका यूज़ भी बढ़ गया। आजकल हर कोई चाहता है कि AC में सोए, व्हीकल्स के अंदर ट्रैवल करे, साथ के साथ हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छे से अच्छे अप्लाइंसेस हों और मॉडर्न अप्लाइंसेस हो। अब मॉडर्न अप्लाइंसेस होते हैं तो इनके अंदर से CFCs निकलती हैं, हीट निकलती है। अब व्हीकल्स में सब जाना चाहते हैं। हमें सबसे ज़्यादा पता है कि जितनी भी इन्वायरमेंट की गर्मी है वो व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी उसका एक मेन रीज़न होता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। It is one of the reasons that are responsible for the depletion of the ozone layer. There's many modern days appliances are CFC free. तो आजकल क्या हो रहा है कि इसी ओजोन लेयर डिप्लीकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। इनका एक अच्छा इनिशिएटिव आया है कि वो अपने अप्लाइंसेस को CFC फ्री, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री बना रही हैं। इससे क्या होता है कि ओजोन लेयर की डिप्लीकेशन रेट होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से एक अच्छे रेट में ओजोन लेयर फॉर्म होती है और वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है बेटर वे में। इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP प्रोग्राम, तो ये सक्सेसफुल हुए थे और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कि वो CFC प्रोडक्शन कम करेंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ओजोन लेयर डिप्लीकेशन की। तो अगर ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस के रीज़न्स हो सकते हैं, वो इन इफ़ेक्ट्स के रीज़न्स हो सकते हैं। लाइक स्किन डिजीज़ होगी, किसी को कैंसर हो गया, सनबर्न्स हो गया, कैटरेक्ट, क्विक एजिंग, वीक इम्यून सिस्टम, ये सब ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साथ ही के साथ अगर प्लांट्स की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग UV रेज में लीड मिनिमम ग्रोथ ऑफ फ्लावरिंग। इससे क्या होता है, फ्लावरिंग जो होती है प्लांट्स की वो कम हो जाती है। फ्लावरिंग कम होगी तो फ्रूट कम बनेगा, फ्रूट कम बनेगा तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी फ्लावर्स की वो इफेक्ट होगी, क्रॉप्स की जनरेशन इफेक्ट होगी। क्रॉप्स में अगर फ्रूट नहीं आएंगे या फ्लावर नहीं आएंगे तो फ्रूट कहाँ से होगा, फ्रूट नहीं होगा तो फिर अनाज की कमी हो जाएगी। तो यह प्लांट्स की लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी इफ़ेक्ट करती है। फोटोसिंथेसिस सही से नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस सही से नहीं होगी तो प्लांट सूख जाएगा, वो डेड हो जाएगा। प्लांट डेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी एनवायरनमेंट्स की। इट्स काइंड ऑफ साइकिल, इस सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें इसीलिए एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखना होगा। इफ़ेक्ट्स ऑन द मरीन लाइफ, मरीन लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है, मरीन लाइफ में क्या होता है, ये जो प्लैंकटन्स होते हैं लाइक जो हर्ब्स और प्लांट्स, वाटर वीड्स हो गई हैं, ये क्या होती है, इफ़ेक्ट हो जाती हैं हार्मफुल रेज से। हार्मफुल UV रेज होती हैं जो सन से आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कोरल ग्रोथ रुक जाता है। कोरल ग्रोथ रुकने की वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे जो सी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका खाना होता है, या प्लैंकटन्स और एक्वाटिक कोरल्स होते हैं, ये बहुत सारे इनका खाना होता है वाटर ऑर्गेनिज़म्स का। अब उनको खाना नहीं मिलेगा तो फ़िश बड़ी नहीं होंगी, फ़िश नहीं होंगी तो बड़ी मछलियों को खाना नहीं मिलेगा, दूसरे जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, दूसरी फिशेस को खाना नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, मरीन लाइफ भी इफ़ेक्ट हो जाएगी, जिससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है मरीन लाइफ के। ओजोन लेयर की डिप्लीकेशन को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। अब ऐसे हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे ओजोन लेयर की डिप्लीकेशन वो ना हो। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें ओजोन लेयर डिप्लीकेशन सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम ODS बोलते हैं, इनका यूज़ हमें बंद कर देना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ CFCs इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, रिप्लेसिंग हेलोन।
अब हमें CFC जो गैसेस हैं इसकी जगह में हैलोन गैसेस का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इसके अंदर CFC होता है। उसकी जगह हमें हैलोन को रिप्लेस करना चाहिए। उसके बाद हमें मिनिमम यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स का। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। हमें पता है व्हीकल्स हीट जनरेट करते हैं, और हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा कि हीट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी सराउंडिंग के अंदर ट्रैप रहेगी। वो एक ऑब्जेक्ट से टकरा के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी, पर वो इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा पाएगी। इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन कम ब्रेकअप होगी। ऑक्सीजन कम ब्रेकअप होगी और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तो ओजोन फॉर्मेशन नहीं होगा। ओजोन फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओजोन थिन हो जाएगी। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और हमें प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपनी सड़क पे फालतू में अपनी गाड़ियाँ ले जाने से बचें। हम देखते हैं कि घर में आदमी दो होते हैं, दोनों के पास अलग अलग गाड़ी होती है। एक आदमी बैठ के जाता है, वो पूरी की पूरी गाड़ी लेके जाता है, जहाँ पर 4 सीटें बैक में खाली होती हैं। तो हमें कार पूलिंग करनी चाहिए। कार पूलिंग में क्या होता है, हमें कार शेयर करके अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करके हम जा सकते हैं। इसके अलावा हमें इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। जो हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे टॉयलेट साफ़ करने के और फर्श शीशे वगैरह साफ़ करने के, तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जिसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमाइन हो। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर ये थिन हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीसेट हो जाती है। यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड। नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए जैसे NO, N2O, NO2, इन सब का हमें यूज़ बंद कर देना चाहिए। तभी हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने अर्थ को सेफ शील्ड प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर द दूज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हमारे सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आसानी से ब्रेक डाउन हो पाए, और दिस केमिकल डिग्रेड्स as the result of activities of fungi, bacteria and other living creatures। ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के ये केमिकल ब्रेक डाउन होके फंगस और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनकी हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होके ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। टेम्परेचर एंड सनशाइन आर आल्सो की फैक्टर in the breakdown of the biodegradable wastage compounds. Food waste, tree leaves, urine are the biodegradable wastage example। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए हमारे जैसे ट्री लीव्स हो गए, और जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, पेपर, वुड, फाइबर, काउ मैन्योर, खेत से निकलने वाला जो कूड़ा होता है, जो घास पत्तियाँ होती हैं, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के अंदर आते हैं। वेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से निकलने वाले होते हैं। डिकम्पोज इनटू द सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट्स सच एज वेदर, वाटर, एयर, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है कि नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, ये उनकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। और रीजन्स हो सकते हैं इसके डिकम्पोजन्स के, लाइक वेदर हो गया, वाटर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से ये क्या होता है, डिकम्पोज होके मिट्टी में ही मिल जाता है, सॉइल्स के अंदर ही मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर द दोज सब्सटेंस विच डू नॉट डिग्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड ना हो, ब्रोक डाउन ना हो। दिस सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं। दीज केमिकल्स आर द एक्टिव एंड मेयरली स्टे इन द इन्वायरमेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड दे मे हैव हार्म द वेरियस इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। ये कहता है कि इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं,
और ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होते, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रह सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे फूड चेन के, उनकी लाइफ को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए इसके एग्जांपल होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे डीडीटी होगी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मर्करी लीड, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, पॉलीमर्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज। रेडियो एक्टिव वेस्टेज क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक इनकी रेडिएशंस रहती हैं। डीडीटी होती है हमारी सॉइल में होती है, सॉइल से वो प्लांट्स के अंदर जाती है, प्लांट से वो डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जाके एकोमुलेट होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स को या फिर इन कार्निवोरस हार्बिवोरस को खाता है, उनके अंदर भी ये इफेक्ट होता है, उनके अंदर भी ये बॉडी प्रॉब्लम्स कर देता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को कोई ऑर्गेनिज्म खा ले तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं जानवर खाएंगे, उनकी डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं मरीन लाइफ भी इससे इफ़ेक्ट होती है। हम क्या करते हैं, अपना जितना भी हमारा जो वेस्टेज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, हम इसे क्या आजकल क्या कर रहे हैं, ये ट्रेंड चला हुआ है पिछले 20-30 सालों से कि हम उसको जाके हम ओशंस में डिपॉजिट कर देते हैं, ओशंस में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मरीन लाइफ के जो जानवर होते हैं, वेल्स होगी, हमारे टर्टल्स वगैरह हो गए, ये सब उनको खाते हैं या फिर ये उनके गले में अटक जाते हैं या फिर ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। अब तीसरी एक प्रॉब्लम आती है जो इन्वायरमेंट की, वो है सबसे ज़्यादा गार्बेज डिस्पोजेबल की। गार्बेज डिस्पोजल होता है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज इन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स हैव created the major problem in the form of waste, garbage accumulation and is disposable, especially in urban areas. अर्बन एरिया जैसे शहर हो गए या फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे जैसे हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि आजकल हर सबको लग्जरी चाहिए, सबको अच्छी सुविधाएं चाहिए। अब पहले क्या होता था, कुछ लोगों के पास ही कार होती थी तो कार लिमिटेड अमाउंट में बनती थी। आजकल हर दूसरे घर में कार है। पहले एसी में लोग बहुत कम सोते थे, एसी लिमिटेड होते थे, किसी किसी के पास ही होते थे। आजकल हर दूसरे बंदे के पास एसी है। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही वैसे वैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं। कि अगर किसी का फ़ोन थोड़ा सा भी ख़राब होता है वो फेंक के बोलता है अरे हम तो दूसरा ले लेंगे। अगर ऐसे किसी का कंप्यूटर थोड़ा सा ख़राब होता है, अरे यार पुराना हो गया दूसरा ले लेंगे। हम उसे रीयूज़ करने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उसे ये सोचते हैं कि यार ये तो वेस्ट हो गया, उसे फेंको दूसरा ले लो। अरे भाई उसको रिपेयर भी तो कर सकते हैं, उसको मतलब सही से मतलब उसकी सर्विस कराएं चीज़ की, तो वो हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये वेस्ट हो गया। तो वो क्या होता है कि एज अ गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड आर। अब इन वेस्टेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होती है? And it is a kind of conventional method in which solid waste are dumped into the selected areas in the town. It causes pollution. तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी सॉलिड वेस्टेज होते हैं इनको एक ओपन एरिया में एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बुराड़ी हो गया या फिर जहांगीरपुरी, ये आपका बदरपुर साइड का एरिया हो गया, या फिर एक्सटेंशन जो दिल्ली से बाहर के एरिया है वहाँ पर एक साइट चूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे जाके इकट्ठा कर लेते हैं और कहीं डंप कर देते हैं इसको। तो ये हो गया ओपन डंपिंग। सेकंड जो मेथड होता है लैंड फिलिंग। वेस्टेज आर डम्प्ड इनटू द लो लिविंग एरियाज दैट कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग एंड
रोलिंग विद बिल्डोजर्स। तो क्या होता है कि जहाँ पर लो लिविंग एरिया है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, या फिर आबादी से दूर का कोई ऐसा इलाका चूज़ कर लेते हैं जहाँ पर आबादी कम से कम है। वहाँ पर क्या करते हैं, हम गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर सारा का सारा वेस्ट डंप कर देते हैं। ऊपर से हम रोलर फेर के उसको हम प्लेन सरफेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वेस्ट होता है वो ज़मीन के अंदर ही वो डिस्पोज होता रहता है। तीसरा मेथड है वो कंपोस्टिंग का है। कंपोस्टिंग क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लांट से मिल रहा है, जो डिग्रेडेबल हो सकता है, जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल है, तो ऐसे वेस्टेज को हम इकट्ठा करके हम छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे बना सकते हैं। जैसे 2 मीटर 2:1:1 मीटर का हम गड्ढा मान लीजिए फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, और उसको कवर कर सकते हैं। उसको हम मिट्टी से उसको हम अच्छी तरह से उसे भर देते हैं कचरे से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, फिर ऊपर से कवर कर देते हैं सॉइल से, और लगभग 3 या 4 महीने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर खाद बन जाती है। उस खाद को हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नहीं कर सकते तो फिर भी वो अगर पड़ी भी रहेगी ज़मीन के नीचे, फिर भी वो मतलब प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसे हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। जो चौथा मेथड आता है वो है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया। जो सॉलिड वेस्ट आते हैं और सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई है, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करने का मतलब फिर से उसे हम यूज़ में ला सकते हैं, उसको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं। ब्रोक डाउन करके क्या होता है, सिंपलर मटेरियल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सिंपल मटेरियल्स को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक होती है या पेपर्स होते हैं, हम उसको फिर से हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे पीसेस के अंदर हम तोड़ के या फिर उसको इकट्ठा करके उसे हम दोबारा से प्लास्टिक के नए बर्तन या फिर नए जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स को ऐसे ही हम रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा से। इसके अलावा रीयूजिंग, इट्स वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। रीयूज़ क्या होता है, ये काफ़ी सस्ता और अच्छा मेथड है। और इसके अंदर हम क्या होता है, पेपर को या फिर कोई भी ऐसे आइटम्स होते हैं, जैसे पेपर हो गया, हमारी बुक हमारी भर जाती हैं, कॉपी भर जाती हैं, हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो एक बार पढ़ने के बाद हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इन ऐसी चीज़ों को हम रिसाइकल करके हम रीयूज़ करते हैं। जैसे हम इसका एनवेलप बना लेते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं। इस पेपर का रीयूज़ करके हम दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। अब हो गया बायो प्लांट गैस या फिर बायोगैस प्लांट, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। अब उनका हम बायोगैस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर बायोगैस के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बायोगैस में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, जैसे कि डंग हो गया, काऊ डंग वगैरह हो गया, तो इसको हम एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है कि 180 दिन तक हम इसे रखते हैं किसी क्लोज टैंक के अंदर। फिर क्या होता है, इसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है। उस गैस का यूज़ हम एज LPG, उसको हम खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायो गैस प्लांट। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। अब जो हमारे जो ड्रेन वाटर हो गए, घर से निकलने वाला गंदा नहाने का पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, जो सब ड्रेन के अंदर जाता है, नाले के अंदर जाता है, इस पानी को हम वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे, इसको भी तो हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल कूड़ा निकला है पानी के थ्रू, तो हम क्या करेंगे कि इसको सारे पानी को, सीवेज को इकट्ठा कर लेंगे कहीं, और फिर उसको ट्रीट करेंगे, उससे गंदगी बाहर निकालेंगे। उस गंदगी को हम ऑर्गेनिक गंदगी होगी तो उसे हम मतलब कंपोस्ट के थ्रू या किसी भी खाद वाद बना के उसका यूज़ करेंगे, और पानी को क्लीन करके हम दोबारा से यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो रिवर्स के अंदर जो पानी जाएगा वो क्लीन पानी जाएगा, और सीवेज का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर हमारा आवर इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के हमने जो सब टॉपिक कवर किए हैं वो किए हैं हमने ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, कॉजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, सॉल्यूशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और साथ में हमने पढ़ा
गार्बेज डिस्पोजल और उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो हमने जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ इस वीडियो में अपने सजेशंस को कमेंट करें। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं और हम आपके कौन से डाउट क्लियर करना चाहते हैं, कौन से डाउट हम आपके क्लियर कर सकते हैं। आप हमें भेजें, आपके विचारों का स्वागत होगा और हम कोशिश करेंगे कि उसके आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू। जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग चैनल्स की जो वीडियो हैं, जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं, उसके नोटिफिकेशंस आप तक मिलें। थैंक यू।